हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और हम यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। एक प्रैक्टिस सेट हमने कर लिया है पहला, जिसमें मैं इंग्लिश मैथ छोड़ के तीनों चीजें पढ़ा रही हूँ। बाल मनोविज्ञान से जो संबंधित क्वेश्चन है, हिंदी है, और तीसरा है ईबीएस के क्वेश्चन। और जिन लोगों को टीजीटी पीटी एलटी ग्रेड की तैयारी करनी है, यूसी नेट की तैयारी करनी है, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस है, तो पहले की वीडियो जरूर देखें। और इसके अलावा आप आरओ या आरओ पीसीएस के पेपर हैं, अगर आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन, आपको पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ही उसमें महत्वपूर्ण लगेंगे। जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है, पहले की वीडियो जरूर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पीडीएफ भी काफी पड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ईबीएस के, और उसके अलावा 30 आपको हिंदी के, 30 मिलेंगे आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। तो ये प्रैक्टिस सेट 2 है, 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। और हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ठीक है, प्रारंभिक कक्षा में। और हमारा आंसर होगा रट कर याद करने के लिए, जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके, जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, यानी हम दंड दें उन्हें। और वो प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? रट कर याद करने के लिए, या दंड देने के लिए, या दंड दिया जाए, या ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वो अच्छे अंक पा सके, या हम ऐसा काम करवाएं बच्चों से जो परीक्षा में क्या करें, अच्छे अंक ला सकें। सीखने के लिए उसे जिज्ञासु बने, और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो हमारा क्या होना चाहिए? प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को क्या मिले? उत्प्रेरित किया जाए। ठीक है, और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन का 4th हो जाएगा। क्योंकि हमारा काम ये नहीं है कि हम उन्हें ये सब चीजें करें, हमें सिर्फ होना चाहिए कि उनको वो सीखें हमसे, हम उन्हें सिखाएं, और जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो इस प्रभावशाली शिक्षक का उदाहरण है, जो विद्यार्थियों को क्या करेगा? प्रेरित करेगा। ठीक है, मोटिवेशन मिलेगा विद्यार्थियों को इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण क्या है? प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। थर्ड है, विकास का सिरा पदान्मुख और दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। और थर्ड क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, सिर से पैर की ओर, यानी सिर पदाभिमुख दिशा का सिद्धांत किसकी व्याख्या करना है? यानी सिर से लेके पैरों तक। ठीक है, तो सिर से पैर तक की ओर, सिर पदाभिमुख। नेक्स्ट है, भाषा विज्ञान के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड, प्रारंभिक बचपन का समय सबसे संवेदनशील माना जाता है। नेक्स्ट है, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव उसकी क्षमताएं निम्नलिखित में दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। ठीक है, और क्या परिणाम होंगी? फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? इसका हो जाएगा 4th, आनुवंशिकता और पर्यावरण। उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं, उसे नित्य डेली प्रशिक्षण देने के लिए भेजते हैं उन्हें। ठीक है, अभ्यास करने के लिए भेजते हैं, और सप्ताहांत यानी सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। तो बहुत संभव यानी ज्यादातर संभव क्या होगा कि उसकी क्षमताएं भी दोनों के बीच प्रतिक्रिया का क्या परिणाम होंगी? आनुवंशिक एक तो, और ऊपर से उन्हें माहौल भी वैसा मिल रहा है, पर्यावरण भी उनके अनुकूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? ठीक है, और यह विद्यालय और पास पड़ोस, क्योंकि सबसे पहले बच्चा जब घर में परिवार में होता है, उसके बाद वो विद्यालय जाता है, पास पड़ोस में जाता है, पास के आसपास के जो उसके पार्क होते हैं उसमें बच्चा सबके साथ खेलता है।
तो ये उसका क्या होता है, सामाजिकरण, और उसका वह उनसे घुलता मिलता है और सबका नेचर अलग होता है, तो उससे क्या है, बहुत सारी चीजें बच्चा सीखता है लोगों से। विद्यालय में भी जाता है, वहां पे तरह तरह के बच्चे आते हैं और हर तरीके के बच्चे होते हैं, हर स्थान से होते हैं, और वो बच्चा उन सब लोगों से सब चीजें सीखता है और अपनी चीजें उन्हें सिखाता है। तो इससे क्या होता है कि सामाजिकरण का उसके विकास होता है। पास पड़ोस विद्यालय में समूह में भी रहना बच्चा इससे सीखता है। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है, और ये है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है, और दूसरा है वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, और तीसरा है वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि, और वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। और 7वां क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह क्या होता है, कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। यानी कक्षा की जो गतिविधियां हैं वो क्या होनी चाहिए, चुनौतीपूर्ण भी होनी चाहिए, जिससे बच्चा क्या करे, उसमें प्रेरणा ले, उससे प्रेरित हो और उसको अनुभव भी मिले। और नहीं तो क्या होगा, वो एक जैसी पढ़ाई से, एक जैसी चीजों से क्या होगा, उसको रुचि उत्पन्न हो जाएगी और वह ऊब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु और विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। और 8 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है इस शिक्षिका। नेक्स्ट है, जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक। जीन पियाजे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नाम है, जीन पियाजे, ठीक है। और 9th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3rd, संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बालक शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतःकरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं उर्दू अंतःकरण, क्षैतिज अंतःकरण, द्विपार्श्विक अंतःकरण, या इनमें से कोई नहीं। और 10th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, द्विपार्श्विक अंतःकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं, बहुलांक कहते हैं, मध्यमान कहते हैं। प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार पूछा है, ठीक है, बीच का पूछा होता तो ये मध्यमान आता जो निकलता। और 11th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बहुलांक, ठीक है, बहुत बार आता है तो क्या हो जाएगा, बहुलांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, पावलॉव, स्किनर, थार्डनाइक, कोहलर, क्रिया प्रसूत। और हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये स्किनर हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है स्किनर ने। फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए हुए सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनर्स्मरण करने की असफलता को विस्मरण करते हैं। दूसरा है, विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रत्यय करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। तीसरा है, विस्मरण वह प्रकृति है जिसको तरह दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। और चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। और 13 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, विस्मरण पर वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। SOR किसको द्वारा प्रस्तावित किया गया है, वाटसन, कोफ्का, कोहलर, FSOR या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 4th, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या अनुपात मापनी। और 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th, अनुपात, ठीक है, मापनी जिसमें अंतराल में, ठीक है, मापनी के समस्त गुण के साथ परम उसमें शून्य भी हो कहलाती है अनुपात मापनी। नेक्स्ट है, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है आयु पर। 16 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, 11 वर्ष की आयु पर।
ठीक है, 11 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर क्या होता है, तर्क शक्ति का भी विकास होता है, निरीक्षण करने की शक्ति का विकास होता है। 11 वर्ष की जब आयु बच्चे की हो जाती है तो बच्चा थोड़ा सा तर्क वितर्क करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या ये सभी। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है, कैसे शारीरिक विकास होता है? 17 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी चीजें हैं। ठीक है, मांसपेशियों में वृद्धि होने लगती है, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है वो जो है इसका भी विकास होता है, तो ये सभी चीजें विकास में आती है, स्नायु मंडल का भी विकास होता है। नेक्स्ट है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशव काल में नई खोज करने की तो बिल्कुल नहीं। उत्तर जो है बाल्यकाल, किशोरावस्था, पौगंडावस्था। 18 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा उत्तर बाल्यकाल। या शैशवावस्था तो बालक को उतना कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब उसका जो है उत्तर बाल्यकाल यानी थोड़ा बड़ा होता है, किशोरावस्था से पहले का जो समय होता है, तो वो जो है उत्तर बाल्यकाल कहलाता है। और उसमें क्या होती है, उसके नई नई चीजों के बारे में वो सोचने लगता है और खोज करने और उसकी घूमने की प्रवृत्ति जो है क्या होती है, वो थोड़ा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम अंतःकरण या थर्डनाई का सिद्धांत, ठीक है, कहा जाता है। तो थर्डनाई का सिद्धांत क्या कहा जाता है? 19 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। और 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा। ठीक है, और 21 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। 21 क्वेश्चन है डैश और उसके बाद की अवस्था तक बालक की पुष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। 3 अथवा 4 वर्ष या 6, 7 या 8, 9। और 21 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 से 4 वर्ष के बीच क्या होती हैं, जो इंद्रियां होती हैं बालक की, देखने की, सुनने की इंद्रियां, वो क्या होती है, उनका विकास पूरी तरीके से हो चुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण, मनोदैहिक। संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन पारंपरिक अनुकूलन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? भूख, पुरस्कार, रुचि, विश्राम। 23 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रुचि। 24 क्वेश्चन, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए, तो ये दोनों चीजें सही नहीं है। कहना चाहिए कि शिक्षक की बातों को सुने और उसका अनुपालन करें। और थर्ड है, व्याख्यान की व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। अस्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा विद्यार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4th। नेक्स्ट है 25, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियताबद्ध का क्या अर्थ है? याद करना, प्रत्यास्मरण सुनाना, शिक्षक का अनुभव और नकल करना, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। 4th, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। और 25 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा 3 हो जाएगा, जांच पड़ताल करना और वाद विवाद करना। ठीक है, प्रश्न कब पूछना, क्योंकि बच्चों से जब हम थोड़ा सा प्रश्न पूछेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, तो बच्चे क्या होंगे, वो सक्रिय हो जाएंगे। कई बार छोटे बच्चे तो सोने ही लगते हैं। नेक्स्ट है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है अवधारणा। आत्मसातकरण या समायोजन या अंकेंद्रित अनुकूलन। और 26 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, आत्मसातकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य बालावस्था में भाषा। ठीक है, मध्य बालावस्था में भाषा, यह है 27 क्वेश्चन। भाषा और डैश के बजाय फिर डैश अधिक है, सामाजिकृत, अंकेंद्रित, जीववादी, समाजीकृत। और 27 क्वेश्चन है ये,
और इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा सामाजिकृत अहं केंद्रित। मध्यकाल में भाषा सामाजिकृत के बजाय क्या होती है, अहं केंद्रित हो जाती है। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल होता है, बाल केंद्रित और शिक्षा केंद्रित में अंतर ये है कि पहले जो शिक्षा प्राचीन कालीन वेद कालीन शिक्षा थी, वैदिक कालीन हमारी शिक्षा होती थी, वो क्या थी, वो जो है शिक्षक केंद्रित कहलाती थी। ठीक है, उसमें क्या होता था, शिक्षक आता था, व्याख्यान देता था, लेक्चर देता था और पाठ पढ़ाता था, सुनाता था और उसके बाद रटने की प्रवृत्ति पर बल दिया जाता था। वो बच्चों को बोल कर चला जाता था, फिर बच्चे याद करते थे, रटते थे, फिर उसके बाद उसको टीचर को वो चीजें कंठस्थ करके सुनाते थे। तो इसे ये सिर्फ उसमें बच्चों से मतलब नहीं था कि बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं, कितना सीखा है बच्चों ने और क्या कर रहे हैं बच्चे, कैसे कर रहे हैं, लेकिन उन्हें याद कराया जाता था। ये शिक्षक केंद्रित होता है। आजकल क्या की शिक्षा क्या है, इस समय की शिक्षा बाल केंद्रित है, यानी बच्चे पर केंद्रित है। ठीक है, बच्चों को केंद्र बनाया जाता है, बच्चों से बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल हो जाता है, वे गतिविधियां जिसमें से खेल नहीं शामिल होते हैं, या बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों का एक कोने बैठना, परिवेश में अधिगम। और 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 4, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। ठीक है, उनको उन गतिविधियों में शामिल होना बच्चों को जिनसे उनका विकास हो। ठीक है, उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर तरीके का विकास किया जाए, वो बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है और इसी विकास पर बल दिया जाता है आजकल। ठीक है, तो इसलिए ये बाल केंद्रित शिक्षा में ये चीजें शामिल है। नेक्स्ट है 29, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। शारीरिक गतिरोधक, संगीतमय, भाषाई, तो जब उसको मधुर संगीत बजाते हुए देखा तो क्या कह सकते हैं आप, शारीरिक गतिबोधक, या आप संगीत में या भाषाई, स्थानिक। और 29 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, संगीत में, क्योंकि वह मधुर संगीत बजा रहा है। तो इससे क्या है कि उसका विचार कैसा है, उसकी बुद्धि उच्च स्तरीय कैसी है, किस मामले में है, यह संगीत में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कैसे कर सकता है कोहलबर्ग के अनुसार, या कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देगा, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। 30 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है कोहलबर्ग के अनुसार। और आशा करती हूँ 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वीडियो आपको पसंद आई हुई, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।